मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका महाजनपद काल। यानी महाजनपद काल हरियाणा में 600 ईस्वी पूर्व था। और महाजनपद की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इन दोनों से मिलती है। महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई राज्य थे उनके स्थान पर क्षेत्र राज्यों की स्थापना की गई। यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। कबीलाई राज्यों की जगह क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की गई। उनका विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक हो चुका था। यानी कि उनका विकास जो है वो 6ठी शताब्दी तक हो चुका था। प्राचीन समय में राज्य या प्रशासन हुआ करते थे और राज्य या प्रशासन की इकाइयों को ही महाजनपद बोला जाता था। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की गई थी। उनका विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में राज्य या प्रशासन जो होते थे, राज्य प्रशासन की इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। और महाजनपद काल में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है। महाजनपद काल में ही बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। यानी गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली माना जाता था। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। 3 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं कि गौतम बुद्ध से जन्म से पहले ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। महाजनपद में कुरु राज्य ही हरियाणा था। अगर हम महाजनपद के काल की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र, कुरु जो है आपका वही हरियाणा था। आधुनिक हरियाणा तक दिल्ली या यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। जो आधुनिक हरियाणा है वहाँ तक दिल्ली की यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था और इसकी राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या था स्टूडेंट्स? राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। उस समय पांचाल भी एक जनपद था और पांचाल जनपद जिसमें द्रौपदी का जन्म हुआ था, इसीलिए द्रौपदी पंचाली के नाम से जानी जाती थी। सूरसेन जनपद में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यानी 16 महाजनपदों में से एक जनपद का नाम पांचाल जनपद था जहां द्रौपदी जी का जन्म हुआ और द्रौपदी को इसीलिए पंचाली के नाम से जाना गया। सूरसेन जनपद में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था स्टूडेंट्स। तो महाजनपद आपका 600 ईसा पूर्व आया हरियाणा में और 16 आपके महाजनपद थे। उनके बारे में जो स्टेटमेंट ने पढ़ा दिया आपको। अब हम पढ़ते हैं मौर्य काल के बारे में। स्टूडेंट्स, मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। देखो मौर्य काल की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मगध की। महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और यह मौर्य काल की राजधानी भी कौन सी है? पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और उसी का मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। यानी कि मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसकी स्थापना का श्रेय जो जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य और उसी का मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास, जो राजधानी पाटलिपुत्र है वो आज के पटना शहर के पास थी। हरियाणा मौर्यों के अधीन था 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। यानी हरियाणा मौर्यों के अधीन रहा 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य को काफ़ी बड़े राज्य को शासन संपदा प्राप्त किया। इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो 298 ईस्वी पूर्व से 272।
बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य पर शासन क्षमता प्राप्त कर ली थी। इसका कार्यकाल 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक रहा। चाणक्य उनके समय में भी प्रधानमंत्री बनकर रहे। इनके पुत्र अशोक भी महान राजा थे। इनके पुत्र कौन थे? अशोक, वो भी एक महान राजा हुए हैं मौर्य काल के अंदर। हरियाणा में सम्राट अशोक के शासनकाल में 7 अभिलेख, किसके? सम्राट अशोक के शासनकाल में 7 अभिलेख अम्बाड़ा टोपरा कला, जो वर्तमान में यमुनानगर के अंदर है, में स्थित है। यानी हरियाणा में सम्राट अशोक के शासनकाल के, हरियाणा में सम्राट अशोक के शासनकाल में 7 अभिलेख अम्बाला टोपरा कला, 7 अभिलेख अम्बाला टोपरा कला वर्तमान में कहाँ है? यमुनानगर में है, स्थित है। कितने? 7। थानेसर को अशोक का पैतृक राज्य भी माना जाता है। थानेसर की बात करते हैं तो अशोक का पैतृक राज्य भी माना जाता है, क्योंकि थानेसर में अशोक ने एक अन्य महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। नेक्स्ट आपका योद्धेगण स्टूडेंट्स। मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो गणतंत्र अवस्था स्थापित हुई, योद्धेगण राज्य की स्थापना की। और योद्धेगण राज्य की स्थापना युधिष्ठिर से मानी जाती है। योद्धेगण राज्य में विशाल गणराज्य हरियाणा ही था। यानी कि अगर मौर्य काल के बाद की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात गणतंत्र अवस्था स्थापित हो चुकी थी। मौर्य के बाद गणतंत्र अवस्था स्थापित हुई और योद्धेगण राज्य की स्थापना की युधिष्ठिर से मानी जाती है। योद्धेगण राज्य में जो विशाल गणराज्य था वो हरियाणा ही था। योद्धेगण राज्य में लगभग सारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ भाग पंजाब का भी आता है। अगर हम योद्धेगण राज्य की बात करते हैं तो लगभग सारा हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कुछ भाग पंजाब का भी आता है। सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, करनाल जिलों से बहुत सारे योद्धे सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? सोनीपत से, रोहतक से, गुरुग्राम से, हिसार, सिरसा, करनाल, इन जिलों से बहुत सारे योद्धे सिक्के प्राप्त हुए हैं। योद्धेगण राज्य की राजधानी प्राकृतानाक औरंगाबाद भिवानी थी। योद्धेगण राज्य की राजधानी प्राकृतानाक औरंगाबाद भिवानी है। योद्धकालीन में हरियाणा 2 भागों में बटा हुआ था, एक रोहतक और दूसरा सिरसा। योद्धकालीन में हरियाणा 2 भागों में बटा हुआ था, रोहतक और सिरसा। गुप्त सम्राट समुद्र गुप्त के हाथों से पराजित होकर योद्धे ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के हाथों से पराजित होकर योद्धे ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के बेहट गांव के निकट, उत्तर प्रदेश के बेहट गांव के निकट सबसे पहले 1834 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के बेहट गांव के निकट सबसे पहले 1834 ईस्वी में कप्तान कोटन नामक व्यक्ति को, किसको? कप्तान कोटन नामक व्यक्ति को योद्धेगण के सिक्के प्राप्त हुए। कब? 1834 में। देखो, मौर्य काल के बाद योद्धेगण और योद्धे के बाद आपका अगरगण राज्य। अगरगण राज्य के बारे में जान लेते हैं। 9वीं शताब्दी में योद्धेगण राज्य की तरह जो हरियाणा का दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य है वो है अगरगण राज्य। देखो स्टूडेंट, मौर्य काल के बाद योद्धेगण राज्य के बाद दूसरा गणराज्य कौन सा है? अगरगण राज्य है। अगरगण राज्य को अग्रणय, अगरगण राज्य को ही अग्रणय भी कहा जाता था। अग्रोदगा, अग्रोहा अगरगण राज्य की राजधानी थी। देखो स्टूडेंट्स, 9वीं शताब्दी में योद्धे गणराज्य की तरह ही हरियाणा का दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था? अगरगण राज्य था। और अगरगण राज्य को अग्रणय भी कहा जाता है। अग्रोदगा व अग्रोहा अगरगण राज्य की राजधानी थी। कौन कौन सी? अग्रोदगा और अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन ने अग्रवाल नगर को बसाया था। किसने? महाराजा अग्रसेन ने अग्रवाल नगर को बसाया। अग्रोहा से 1938 में, अग्रोहा से 1938 में 51 सिक्के मिले
और रोजस महोदय को बरवाड़ा से 9 सिक्के प्राप्त हुए। अग्रोहा से 1938 में 51 सिक्के मिले और रोजस महोदय को बरवाड़ा से 9 सिक्के प्राप्त हुए थे। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अग्रोहा का उल्लेख किया गया है। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अग्रोहा का उल्लेख किया गया है। अग्रोहा से एक ईंट मिली थी। अग्रोहा से एक ईंट मिली थी जिस पर 7 स्वर अंकित थे। अग्रोहा से जो ईंट मिली उस पर 7 स्वर अंकित किए गए थे। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। योद्धे और कुणिद ने मिलकर कुषाणों को, देखो योद्धे गणराज्य और कुणिद गणराज्यों ने मिलकर कुषाणों को हराया था। किसको स्टूडेंट्स? कुषाणों को हराया था। नेक्स्ट है अर्जुनगण का विस्तार राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र पर था। स्टूडेंट्स किसका? अर्जुनगण का विस्तार राजस्थान के कुछ भागों में और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र पर था। गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। देखो गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्रीगुप्त था। यानी गुप्त साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो रखी गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। इसने 275 ईस्वी से स्थापना की थी। कब? 275 ईस्वी में स्थापना की। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। इसी काल के साथ ही भारत ने मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरों बनाया गया था। गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरों पर बनवाया गया जिसमें ईंट व पत्थर जैसे स्थायी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलता है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों, उड़ते हुए पक्षियों, पवित्र वृक्ष एवं फूल पत्तियों द्वारा अलंकृत है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु को रामायण, महाभारत और पुराणों से लिया गया है। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच, देखो स्टूडेंट्स, श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठता है। और गुप्त काल की अगर भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म था। देखो भाषा संस्कृत थी। अगर धर्म की बात करते हैं तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म था। दोबारा देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की नींव रखी गई श्रीगुप्त के द्वारा और इसमें 275 ईस्वी पूर्व में स्थापना की गई थी। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य, इसलिए इसको स्वर्ण युग भी कहा गया है कि गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य का ज़्यादा समृद्धि प्राप्त की गई। इसी काल के साथ ही भारत में मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला, देखो मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। इसमें ईंट और पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलता है। पहले मंदिरों में शिखर नहीं होता था। यह मंदिर सुंदर मूर्तियाँ, उड़ते हुए पक्षियों, पवित्र वृक्ष, फूल पत्तियों वाले से अलंकृत होता था। गुप्तकालीन मंदिरों में विषय वस्तु रामायण या महाभारत और पुराणों से ली गई है। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठा है। और गुप्त काल की भाषा की बात करते तो संस्कृत थी, लेकिन धर्म 3 थे। हिंदू धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था और जैन धर्म भी था। गुप्त काल के शासकों के विषय में सारा जान लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो श्रीगुप्त की श्रीगुप्त ने 240 से 280 तक उसका काल रहा। श्रीगुप्त का 240 से 280। फिर है 319 से 334 तक चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 334 तक चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद 335 से 375, 335 से 375 समुद्रगुप्त। फिर 375 से 414, 375 से 414 चंद्रगुप्त द्वितीय। 415 से 454 कुमारगुप्त
और कुमारगुप्त के बाद हैं 455 से 467 तक स्कंदगुप्त। तो पहले श्रीगुप्त, फिर आपका चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद लास्ट आपका स्कंदगुप्त स्टूडेंट्स। कुमारगुप्त के बाद कौन है? स्कंदगुप्त हैं। काल इनके हैं 240 से 280 श्रीगुप्त का है, 319 से 334 चंद्रगुप्त प्रथम का है, और 335 से 75 तक समुद्रगुप्त, 375 से 414 चंद्रगुप्त द्वितीय, 415 से 454 कुमारगुप्त, और 455 से 467 स्कंदगुप्त स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के शासक विष्णु भगवान के उपासक थे। गुप्त साम्राज्य के शासक विष्णु भगवान के उपासक थे। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। गुप्त काल के लिए हरियाणा का टॉपिक मूर्तिकला में बताया गया है। गुप्त काल के लिए हरियाणा का टॉपिक मूर्तिकला में बताया गया है, और चंद्रगुप्त द्वितीय में विक्रमादित्य भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश। कौन सा? गुप्त के बाद पुष्यभूति वंश आएगा। पुष्यभूति प्राचीन भारत का प्राचीन राजवंश था। पुष्यभूति भी प्राचीन राजवंश था। इसने लगभग 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक 6वीं शताब्दी के अंत से 7वीं के मध्य तक पुष्यभूति वंश ने राज किया। बाणभट्ट के अनुसार इस वंश का संस्थापक कौन माना गया है? तो बाणभट्ट के अनुसार इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति को ही माना जाता है। किसको? पुष्यभूति को ही माना जाता है। श्रीखंड जनपद का राजा था पुष्यभूति। श्रीखंड जनपद का, पुष्यभूति किसका? श्रीखंड जनपद का राजा था, और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। श्रीखंड जनपद का राजा और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और पुष्यभूति वंश के 6 शासक हुए हैं स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पुष्यभूति वंश में कितने शासक हुए हैं तो 6। नरवर्धन, राज्यवर्धन, प्रथम आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, फिर हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश के 6 शासक। पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश था स्टूडेंट्स। पुष्यभूति वंश का ही दूसरा नाम वर्धन वंश। कौन सा? वर्धन वंश था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति ही थे। देखो, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति, और दूसरे नाम की बात करते हैं तो वर्धन वंश। दूसरे नाम की बात वर्धन वंश था। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पुष्यभूति के द्वारा ही करवाया गया था। स्थानवर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण सदाशिव राव के द्वारा किया गया। थानेश्वर का पुराना नाम था स्थानेश्वर। थानेश्वर का पुराना नाम स्थानेश्वर था। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण सदाशिव राव ने करवाया। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति के द्वारा, और पुष्यभूति वंश का संस्थापक भी कौन था? पुष्यभूति ही, और दूसरा नाम क्या था? वर्धन वंश स्टूडेंट्स। शुरू करते स्टूडेंट्स आगे प्रभाकर वर्धन के पिता आदित्यवर्मन। देखो, क्वेश्चन है कि प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम क्या था? आदित्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के पिता आदित्यवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की शादी किससे हुई थी? यशोमती से हुई थी। प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम आदित्यवर्मन। प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम आदित्यवर्मन। प्रभाकर वर्धन की शादी हुई थी यशोमती से। यशोमती के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। यशोमती के 2 पुत्र हुए, एक का नाम राज्यवर्धन, एक का नाम हर्षवर्धन। एक पुत्री राज्यश्री। हर्षवर्धन में 4 साल बड़ा था। हर्षवर्धन से 4 साल बड़ा था राज्यवर्धन, और बहन राज्यश्री 3 साल छोटी थी। देखो स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन से 4 साल बड़ा उसका भाई राज्यवर्धन, और जो बहन राज्यश्री थी वो 3 साल छोटी थी। राज्यश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ किया गया था। राज्यश्री का विवाह
कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 605 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र राज्यवर्धन उत्तराधिकारी बन गया था। उसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र राज्यवर्धन उत्तराधिकारी बन गया था। देखो, प्रभाकर वर्धन के पिता कौन थे? आदित्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के पिता आदित्यवर्मन थे। प्रभाकर वर्धन की शादी यशोमती से हुई थी। इनके दो पुत्र हुए, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। राज्यवर्धन हर्षवर्धन से 4 साल बड़ा था और उसकी राज्यश्री से 3 साल छोटी थी। और राज्यश्री का विवाह किया जाता है कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में होती है। कब होती है? 605 ईस्वी में। उसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र राज्यवर्धन उत्तराधिकारी बना था। 605 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 605 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 605 में उनकी मृत्यु होती है। और उनकी मृत्यु होने के बाद ही राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद ही 606 में हर्षवर्धन, 605 में राज्यवर्धन की मृत्यु और 606 में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। थानेश्वर विद्रोह दबाने के लिए राज्यवर्धन को ही भेजा जाता है। थानेश्वर का विद्रोह दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजता है। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। किसकी? 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ स्थायी हो जाती है। 605 में ही यशोमती किसके साथ? प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो जाती हैं और 605 ईस्वी में राज्यवर्धन राजा बनता है। देखो स्टूडेंट्स, 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, यशोमती उनके साथ सती और 605 में उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन राजा बनता है। और 605 ईस्वी में ही राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद तुरंत 606 में हर्षवर्धन राजा बन जाता है। राज्यश्री की शादी ग्रहवर्मा के साथ होती है। ग्रहवर्मा की हत्या मालवा का शासक था देवगुप्त। ग्रहवर्मा की जो हत्या है वो मालवा का शासक देवगुप्त, कौन? मालवा का शासक देवगुप्त ने कर दी। राज्यवर्धन मालवा के शासक की हत्या कर देता है। देखो, ग्रहवर्मा की हत्या मालवा का शासक देवगुप्त ने की और राज्यवर्धन मालवा के शासक की ही हत्या कर देता है। देवगुप्त का दोस्त कौन था? संसाक था। देवगुप्त का दोस्त कौन था? संसाक था और बोधि वृक्ष के संसाक ने कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को जो देवगुप्त का दोस्त था संसाक, उसने कटवा दिया था। संसाक ने धोखे से राज्यवर्धन को घर बुलाकर 605 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी थी। किसने? संसाक ने। राजा राममोहन और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पुष्यभूति वंश हमारा यहीं तक खत्म होता है। कल हम राजा हर्षवर्धन के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि हर एक बच्चे तक पहुँचे और उनका फ़ायदा हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।